नए आने वाले सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। रोजाना एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी सभी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरी शादी जिस घर में हुई वहां पर मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। मेरा पति इकलौता भाई था और उसके माँ बाप बहुत अमीर थे, जिनकी किसी हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद सारी जायदाद मेरे पति के नाम हो गई। मेरा पति अरबों का मालिक था। हमारे घर में सब कुछ था, लेकिन हमारी औलाद नहीं थी। कारोबारी व्यस्तताओं की वजह से पति ने कभी इस तरफ ध्यान भी नहीं दिया था और कारोबारी सिलसिले में वह ज्यादातर दूसरे मुल्कों में ही रहता था। मैं घर में रानियों की तरह रहती थी। घर में नौकर चाकर मौजूद थे। मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। एक दिन यूं ही हमेशा की तरह मेरा पति मुझसे कहने लगा कि मैं कारोबार के सिलसिले में थाईलैंड जा रहा हूँ। आज रात ही मेरी फ्लाइट है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। रात को मेरे पति थाईलैंड के लिए निकल गए। मैंने रात सुकून से गुजारी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने कमरे से बाहर झांक कर देखा। मेरा 16 साल का नौकर किचन में खड़ा नाश्ता बना रहा था। वह था तो 16 साल का, लेकिन दिखने में बड़ा लग रहा था। वह बहुत गंभीरता से अपना काम कर रहा था। वह काम खत्म करते ही अपने क्वार्टर में चला जाता, मगर मेरा दिल उस नौकर की तरफ माइल होता जा रहा था। मेरा लिबास भी काफी आजादाना होता था। अगर उस नौकर की जगह कोई और होता तो कब का अपना दिल मुझ पर हार चुका होता, मगर मेरा यह नौकर मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखता था और यही बात मुझे बेचैन कर रही थी। इस वक्त भी मैं बेबाक लिबास में मौजूद थी। मैंने कपड़े बदलने की जहमत भी नहीं की थी और उसी हालत में ही किचन पहुंच गई। मैं उस लड़के को जितना भी अपनी तरफ मुतवज्जह करने की कोशिश करती, वह हर दफा ही मुझे अनदेखा कर देता। हालांकि इस वक्त किचन में उसके और मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मैं सारा दिन उस नौकर के साथ घर पर अकेली थी। कुछ वक्त गुजरा तो मैं उस नौकर को अपने आसपास देखते रहने की वजह से उसकी तरफ मुतवज्जह होने लगी, मगर न जाने वह किस मिट्टी का बना हुआ था कि मुझ जैसी हसीन और बेबाक औरत को अकेला पाकर भी वह मेरी तरफ मुतवज्जह नहीं होता था। मैंने उसे अपनी तरफ माइल करने की जितनी भी कोशिश की, हर बार नाकाम हो जाती। आज फिर मैं ऐसे कपड़े पहनकर उसके सामने गई और उससे बोली कि मुझे नाश्ता बनाकर जल्दी से दे दो। उसने एक नजर मुझे देखा और फिर उसने अपनी नजरें झुका लीं। वह मुझसे कहने लगा, मैं आपके लिए ही नाश्ता तैयार कर रहा था मालकिन। मुझे उसकी इतनी फरमाबरदारी अच्छी नहीं लग रही थी। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं जब भी उसके सामने जाती हूँ, यह किसी न किसी काम में मशगूल होता है, इसीलिए यह अपनी नजरें चुरा लेता है। मुझे किसी फौरिग वक़्त में उसके सामने जाना चाहिए। एक शैतानी ख्याल मेरे दिमाग में आया। एक दिन मैंने उससे कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आओ। मेरी बात पर वह झिझक गया क्योंकि आज तक मेरे कमरे में कोई भी मर्द नौकर नहीं गया था। मर्द नौकर सिर्फ किचन की हद तक महदूद थे या फिर वह बाहर के काम देखते थे। वह कभी भी मेरे कमरे में दाखिल नहीं हुआ था, मगर आज मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया। मैं कमरे में जाते हुए यही सोच रही थी कि वह मर्द ही था। चाहे जितना भी इग्नोर कर ले, मुझ जैसी हसीन को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। मैं कमरे में जाकर लापरवाही से बैठ गई। कुछ देर गुजरी तो वह मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वह झिझक कर कमरे में दाखिल हुआ और खाना मेरे सामने रखकर जाने लगा, लेकिन अचानक मैंने उसे रोक लिया। मैंने उससे कहा, तुम अकेले किचन में काम करके थक जाते होगे। अगर तुम्हें हेल्प के लिए किसी और नौकर की जरूरत है तो तुम मुझे बता दो। मैंने उसे बात करने के बहाने रोक लिया ताकि वह मेरी तरफ मुतवज्जह हो सके, लेकिन वह हाथ बांधे नजरें झुकाकर मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला कि नहीं मालकिन, मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपसे पहले मैंने बहुत बड़े घर में काम किया है। आपके घर में तो मुझे सिर्फ 2 लोगों के लिए खाना तैयार करना होता है। यहाँ तो मुझे फिर भी आसानी है। फिर मैंने उससे कहा, मुझे एक बात बहुत हैरान करती है, क्या तुम मेरी उलझन को दूर करोगे? वह मेरे सवाल पर सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा कि मेरे पति ने मुझे हमेशा आजाद जिंदगी दी है, लेकिन इतनी आजादी का तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह मुझ जैसी खूबसूरत औरत को अकेले नौकरों के पास छोड़कर चला जाएगा, और मेरे शौहर को तुम पर बहुत एतबार है। तुम में ऐसी क्या बात है कि वह तुम पर इतना एतबार करते हैं? मेरे सवाल पर वह कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, यह तो आपके शौहर ही बता सकते हैं। मेरा काम आपके घर की नौकरी करना है और घर की रखवाली करना है, और वह मैं अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। अगर आपको कोई शिकायत है तो आप मेरे मालिक को बता दीजिएगा। वह यह बोलकर जाने की कोशिश करने लगा कि मैं अचानक से बोली, मुझे तुमसे बहुत शिकायतें हैं। मेरी बात सुनकर वह थोड़ा सा परेशान हो गया।
मेरा लहजा थोड़ा सख्त था। मैं उसकी छोटी उम्र को देखकर उसे गुस्से से कह रही थी, इसलिए वह मेरी बात पर परेशान हो गया। उसे लगा कि मैं उसके काम से खुश नहीं हूं, लेकिन मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। वह परेशानी से बोला कि आपको मुझसे क्या शिकायत है? मैं तो खुद ही कोशिश करता हूँ कि आपको किसी चीज की कमी महसूस ना हो। मैं उससे बोली कि मुझे रात को इस घर में अकेले डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साथ कोई नौकरानी रख लूं। मैं अकेली घर के अंदर नहीं रह सकती और तमाम नौकर काम करके क्वार्टर में चले जाते हैं। मेरे मुतालबे पर वह सोच में मुब्तिला हो गया। मैं जानबूझकर उसे ज्यादा वक्त अपने कमरे में रोके हुए थी। मुझे यकीन था कि वह ज्यादा देर मेरे हुस्न से नजर नहीं हटा पाएगा। खाना तो मेरे सामने वैसे ही रखा हुआ था, लेकिन मेरी सारी तवज्जो उस 16 साला नौकर पर थी। अभी हमें बात करते हुए कुछ मिनट ही हुए थे। मेरी नजर उसके चेहरे से होती हुई नीचे गई तो मुझे झटका सा लगा। मैं हक्का बक्का सी उसे देखने लगी। मेरी नजरों को देखकर वह शर्मिंदा हो गया और अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। वह मुझसे कहने लगा कि आप अपनी यह बात अपने शौहर से कर लीजिएगा। ऐसा बोलकर वह तेजी से कमरे से निकल गया, लेकिन मैं अपनी जगह पर बैठ गई। वह जो जाहिरन बच्चा लग रहा था, ऐसा कुछ न था। मैं गहरी सोच में मुब्तिला हो गई। मुझे सब कुछ भूल गया। मेरे दिमाग से वह मंजर नहीं निकल रहा था। मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़ गई। मैंने छुप छुप कर उस पर नजर रखना शुरू कर दी। अगले रोज भी मैंने इसी तरह उसे अपने कमरे में बुलाने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया और मुझसे बोला कि मैं बाजार से सौदा लेने जा रहा हूं, इसलिए आप नाश्ता बाहर ही कर लें। मुझे उसके जवाब ने हैरान कर दिया, लेकिन न जाने क्यों मैं अब उस पर हुक्म नहीं चला सकती थी। तभी एक रोज मेरी आंख खुली तो उस नौकर का ख्याल आने पर बिस्तर से निकली और मैं उसको ढूंढने के लिए क्वार्टर जाने लगी। मैं यही देखना चाहती थी कि वह कैसे जिंदगी बसर कर रहा है। मैं जानती थी कि वह क्वार्टर में रहता है। मैं उसकी शख्सियत का राज जानना चाहती थी। अभी मैं क्वार्टर की तरफ ही जा रही थी कि मैंने देखा कि वह क्वार्टर का दरवाजा बड़े आराम से बंद कर रहा था। मैं झुककर उसे देखने लगी, तभी वह कदम बढ़ाकर घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं चौंकी। वह दबे दबे कदमों से मेरे कमरे की जानिब जा रहा था। फिर उसने आही से मेरे कमरे का दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गया। मेरी तो रूह ही कांप उठी। अब यकीनन उसे पता चल जाता कि मैं कमरे में नहीं हूं। मैं घबराई हुई तेजी से किचन की तरफ बढ़ी और लाइट जलाकर पानी का जग भरने लगी। मेरी तवक्को के अन मुताबिक थोड़ी देर बाद वह परेशान था। मुझे तलाश करने लगा और तलाश करते करते किचन में पहुंच गया और फिर मुझे देखकर कहने लगा, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं आपको कमरे में न पाकर परेशान हो गया था। मैंने झिड़क कर उसे देखा और उससे बोली, तुम मेरे कमरे में मुझे क्यों देखने गए थे? मेरे सवाल पर वह हड़बड़ा गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह मेरे सामने क्या बात कर गया था। वह घबरा कर बात बदलते हुए बोला, मैं आपसे पानी का ही पूछने आया था। आज मैं पानी का जग रखना भूल गया था। सोचा कि आपको पानी की बोतल दे आऊं। मैंने ठिठक कर उसे देखा, क्योंकि मैं तो पानी के जग का सिर्फ बहाना कर रही थी। मेरे कमरे में पानी था। मुझे उस लड़के पर शक होने लगा। वह खामोशी से अपने क्वार्टर की तरफ चला गया। मैं भी अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद करके कितनी देर तक यही सोचती रही। आज से पहले मैंने उसे सिर्फ मोहतात अंदाज में काम करते हुए देखा था। वह हमेशा मुझसे नजरें चुराया करता था और आखिरी दफा तो उसने मेरे कमरे में आने से इनकार भी कर दिया था। लेकिन अब वह मेरे कमरे में क्या करने आया था? मैं हमेशा ही उसकी तवज्जो पाना चाहती थी, लेकिन इस बात मेरी पूरी रात इन्हीं सोचों में गुजर गई। अगली सुबह भी मैं इसी बात पर गौर करती रही। मुझे वह एक पुरस्कार लड़का लग रहा था। वह आज भी मेरे सामने वैसे ही नजरें झुकाकर एहतियात से बात कर रहा था और मुझे खाना देकर घर के काम करने लगा। फिर रात हो गई और मैं पूरी रात ही पहलू बदलती रही। मैंने सोच लिया था कि अगर इस बार वह कमरे में आया तो मैं उससे सवाल जरूर करूंगी, ताकि उसे पता चले मैं उसकी असलियत जान चुकी हूँ। वह मुझे रात को सोया हुआ पाकर क्या करने आता था? अभी मैं यही सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद मुझे अपने कमरे के दरवाजे के पास कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं फौरन से सोने की अदाकारी करने लगी। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला और वह मुलाजिम मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उस लड़के का मेरे कमरे में दाखिल होना मुझे डरा रहा था। सच तो यह था कि मैं कोई बदकिरदार औरत नहीं थी। मुझे सिर्फ उस नौकर में बहुत कशिश महसूस होती थी, इसलिए मैं उसे हासिल करने की बेदर्द कोशिश कर रही थी। मगर मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरी इज्जत पर हाथ डालेगा या मेरे अकेलेपन का फायदा उठाएगा। अब भी मैं अकेले कमरे में पड़ी हुई थी और उसे अपने बिस्तर की तरफ आता हुआ महसूस करके डर रही थी। मुझे अपने शौहर पर अफसोस हो रहा था,
जो अपनी खूबसूरत बीवी को गैर मर्दों के हवाले कर गया था और नौकरों पर इतना एतबार कर रहा था। वह नौकर मेरे बिस्तर के करीब आया और रुक गया। मेरा दिल डूबा जा रहा था, मगर उसकी अगली हरकत ने मुझे हैरत में मुब्तला कर दिया। उसने मुझे चुपके से छुआ और यूं ही मुझे छूता रहा, लेकिन मैं टस से मस न हुई और थोड़ी देर बाद वह चला गया। अगले दिन मेरा दिमाग इन्हीं सोचों में उलझा रहा। नौकर मेरे पास आया और मुझे खाना देने के लिए मुखातिब करने लगा। उसको देखकर मैं डर गई। मेरी हरकत पर वह भी मुझे ठिठक कर देखने लगा। मैं जल्दी से बोली कि मुझे भूख नहीं है, तुम खाना ले जाओ, मैं खुद ही कुछ देर बाद खा लूंगी। मैं उसे ऐसा बोलकर तेजी से अपने कमरे में चली गई। मैं अब पहले की तरह उस नौकर के साथ नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। मुझे बार बार उस नौकर की मेरे साथ की जाने वाली हरकत याद आ रही थी। अगली रात भी वह नौकर उसी तरह कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बेड के करीब आया। मैं सोने की एक्टिंग करने लगी, हालांकि मैं उससे सवाल करना चाहती थी। मैंने यह बात ठान ली थी कि अब जब वह मेरे कमरे में आएगा तो मैं उससे सवाल करूंगी कि वह मेरे कमरे क्या लेने आता है। लेकिन मैं उससे सवाल न कर पाई। मालकिन होने के बावजूद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे सवाल कर सकूं। अब यह रोज का मामूल हो गया। मेरे शौहर का फोन आता तो मैं सब अच्छा बोल देती, लेकिन दिन ब दिन मेरी परेशानी बढ़ने लगी। एक रात उसी तरह वह नौकर मेरे कमरे में आया और जाने लगा। मैं दबे पांव उठकर उसके पीछे गई। फिर मैंने देखा कि वह घर से निकलकर अपने क्वार्टर में जाने की बजाय बाहर की तरफ जा रहा था। मैं यह देखकर डर गई कि वह रात के इस पहर कहाँ जा रहा है। मैं सारी रात उसका इंतजार करती रही, लेकिन वह वापस नहीं आया। मेरी नींद तो वैसे ही दूर हो चुकी थी और डर की वजह से मुझसे सोया भी नहीं जा रहा था। ऊपर से उस नौकर की मशकूक हरकतें मुझे और डरा रही थीं। मैं वहीं बाहर सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। सुबह के लगभग 5 बज रहे थे जब वह नौकर घर में दाखिल हो रहा था। मैंने उसका हुलिया देखा। उसके लिबास पर खून लगा हुआ था और वह बुरी तरह थका हुआ था। वह मोहताज से अंदाज में अपने क्वार्टर की जानिब जाने लगा, लेकिन मैं इसी सोच में मुब्तला हो गई कि न जाने वह सारी रात कहाँ पर था। उसकी पुरस्कार शख्सियत मुझे और उलझा रही थी। मैं सच जानना चाहती थी, मगर उससे सवाल करते हुए मुझे डर लगने लगा था। इससे पहले मुझे उससे कभी डर नहीं लगा था। मेरे लिए वह एक छोटा सा लड़का था, लेकिन अब मैं उसकी मशकूक हरकतें देखकर डर चुकी थी। ऐसी मशकूक हरकतें एक 16 साल का लड़का कर रहा था, जिसे सोचकर मुझे और ज्यादा खौफ आ रहा था। उसका हर रात का यही मामूल था। वह पहले मेरे कमरे में आता और फिर घर से निकल जाता, और जब सुबह के 5 बज रहे होते तो वह बुरी तरह थकन से भरपूर बाहर से आता और उसके कपड़े भी खराब होते। मैं फितरतन हस्सास लड़की थी। मेरे वालिदैन ने मुझे नाजों से पाला था, इसलिए इस तरह सूरत हाल देखकर मैं घबरा जाया करती थी। मेरा सुकून बर्बाद हो चुका था, जिसकी वजह से मैं बीमार रहने लगी। एक रोज मेरे शौहर का फोन आया। मुझसे तबीयत का पूछा। मैं रो पड़ी और अपने शौहर से कहने लगी, मुझे एक फीमेल नौकरानी की जरूरत है। मैं यहाँ अकेली मेल नौकरों के साथ नहीं रह सकती। मेरा शौहर मुझे समझाने लगा और कहने लगा कि तुम्हें दुनिया का अंदाजा नहीं है। यह नौकरानियां बहरूपिये भी होती हैं और घरों में चोरी भी करती हैं और घर वालों को नुकसान भी पहुंचा जाती है। इसलिए मुझे तुम्हारी हिफाजत की फिक्र है और मुझे इन नौकरों पर पूरा एतबार है। मैं जल्द घर वापस आ जाऊंगा। मुझे अपने शौहर की सोच पर हैरत होने लगी। न जाने क्यों वह उस नौकर पर इतना एतबार कर रहा था। मैंने अपने पति से कहा कि आप ठीक कहते हैं, लोगों पर एतबार नहीं किया जा सकता। लोग चेहरे बदलकर हम जैसों को पागल बनाते हैं। मैं भी इसीलिए इस नौकर से डरने लगी हूँ। मैंने अपने शौहर से कहा कि यह भी तो हो सकता है कि यह लड़का इतना अच्छा न हो जितना आपको लगता है। मगर मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि मुझे इस पर आंखें बंद करके यकीन है। इसके बारे में मुझे कोई भी उल्टी सीधी बात करेगा तो मुझे यकीन नहीं आएगा, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। मुझे उस पर पूरा यकीन है। अपने शौहर की यह बात सुनकर मैं मजीद परेशान हो गई। मैंने सोच लिया था कि मेरा शौहर मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेगा, जबकि मैं अपने को सच बताना चाहती थी। मैंने उस रोज बात करने का इरादा बदल लिया, लेकिन अकेले सोच सोच कर परेशान रहने लगी। नौकर का भी रोज का वही मामूल चल रहा था। वह मजे से रात को घर में दंदनाता और अपनी मर्जी से जब चाहता घर से चला जाता। अब मुझे उस लड़के से डर लगने लगा था। मैंने अपने शौहर को इशारों में बताने की बहुत कोशिश की, मगर मेरा शौहर उसके बारे में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। एक रोज मैंने परेशानी से अपने शौहर से कहा कि उन्हें अपनी बीवी का यकीन करना चाहिए।
मैं जानती हूँ कि यह नौकर ऐसा नहीं है जैसा नजर आता है और यह छुप कर कोई मशकूक हरकतें करता है। मेरा शौहर कहने लगा कि क्यों, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्या करता है जो तुम्हें उससे खौफ आ रहा है। इससे पहले कि मैं अपने शौहर को कुछ बताती, अचानक वह नौकर मेरे सामने चाय लेकर आया और मुझे सख्त नजरों से देखने लगा। मैं बुरी तरह से डर गई। मैंने बहाने से बात बदल दी और कॉल काट दी। तो मेरा नौकर आया और कहने लगा, अपने शौहर से उल्टी सीधी बातें करके परेशान मत करें। अगर आपको मुझ पर कोई शक है तो आप मुझसे बात करें। आपको मुझ में ऐसा क्या मशकूक नजर आया जो आप परेशान हैं? मैंने कभी आपके साथ कोई गलत हरकत नहीं की और हमेशा बहुत एहतियात से रहता हूँ। आप फिक्र मत करें, मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह लड़का बहुत नरमी से बात कर रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि वह मुझे सख्ती से धमका रहा था कि मैं अब अपने शौहर को कुछ न बताऊं। मैं खामोश रही। मैं अपने शौहर को बताना चाहती थी। मैंने उस नौकर का ध्यान खुद से हटाने के लिए कहा कि मुझे उस पर कोई शक नहीं है। बस मैं तन्हाई और खौफ का शिकार हूं और अकेली नहीं रह सकती। इसलिए मैं चाहती हूं कि मैं कुछ फीमेल नौकर अपने साथ रख लूं। वह मेरी बात पर सोचती नजरों से मुझे देखने लगा, फिर बोला, आप परेशान न हो, अब आपको डर नहीं लगेगा? मैंने खामोशी से सर हिलाया। मैं चाहती तो कमरे में बंद रहकर भी अपने शौहर को बता देती, मगर अब मुझे मोहतात रहना पड़ना था। उस रोज कॉल के बाद वह नौकर भी मुझ पर नजर रखने लगा था। पहले वह काम करते ही क्वार्टर में चला जाता, मगर अब मैंने महसूस किया कि वह सारा दिन घर पर ही रहता था और मेरे आसपास ही मंडलाता रहता था और मेरे कमरे में भी झांकता था। मुझे उस लड़के से शदीद उलझन होने लगी थी। मैं इंतहा की बेबस हो चुकी थी। न मैं अपने शौहर को कुछ बता सकती थी और न उस नौकर से जान छुड़वा सकती थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस नौकर ने मुझे अपने काबू में कर लिया था। लेकिन इन्हीं दिनों मेरे शौहर ने मुझे खबर सुनाई कि वह पाकिस्तान वापस आ रहा है। मैं ये सुनकर खुश हो गई। मैं यह चाहती थी कि मेरा शौहर आए तो मैं सामने बैठकर उसे सब कुछ सच बताऊं। मैं उन दिनों खुश होने लगी, लेकिन मैंने महसूस किया कि मेरा नौकर अपने मालिक के आने पर इतना खुश नहीं था और वह परेशान रहने लगा। कुछ दिन बाद मेरे पति वापस आ गए। नौकर फिर पुरानी रूटीन पर वापस आ गया। वह काम करते ही घर से चला जाता। मैं अपने पति के साथ अकेली थी। मेरे पति मुझे देखकर परेशान हो गए और कहने लगे, तुम बहुत कमजोर हो गई हो। तुम्हें आखिर क्या परेशानी है? इस घर में मैंने तुम्हें हर सहूलत दे रखी है। ये नौकर भी हमें यही बताता है कि उसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। मुझे उसकी बात पर पूरा यकीन है। उसने यकीनन तुम्हारा ख्याल रखा होगा। फिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें कमजोर कर दिया? अपने पति की बात पर मैंने उन्हें अफसोस से देखा। वह मुझे उस वक्त भी बार बार यकीन दिला रहे थे कि वह नौकर बहुत अच्छा है। मैंने अपने पति से कहा कि मेरी परेशानी यही नौकर है। मैं उसके साथ सुरक्षित नहीं रह सकती। मैं चाहती थी कि किसी तरीके से अपने पति को इस नौकर से दूर करूं। ये सच था कि वह नौकर रोजाना मेरे कमरे में आता था, लेकिन मैं बेबस थी। उसे रोक नहीं सकती थी और किसी को बता भी नहीं सकती थी। और वह मुतमिन था कि शायद मैं इस बात से अनजान हूं, हालांकि मैं उसकी सच्चाई को जान चुकी थी। मेरी बातों ने मेरे पति को बुरी तरह परेशानी का शिकार कर दिया। वह बोले, मुझे माफ करना, मैंने उस पर अंधा एतबार किया। मैं नहीं जानता था कि वह इतना गिर सकता है। मेरे पति को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपने पति को यकीन दिलाया कि यही सच है। मेरी बात ने मेरे पति को इतना परेशान किया कि उनकी उसी रोज तबीयत खराब हो गई और वह अस्पताल पहुंच गए। मैं अपने पति के लिए परेशान हो रही थी। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो हम दोनों कभी जिंदा न रह पाते। मैं अपने पति के लिए रो रही थी जब अचानक वह नौकर मेरे पास आया और बोला, आपने अपने पति से कोई ऐसी वैसी बात की है जिसकी वजह से वह परेशानी का शिकार होकर इस हालत को पहुंच गए हैं? मैं उसके सवाल पर घबराकर बोली, वह मेरे पति हैं। मैं जब चाहूंगी उनसे बात करूंगी। नौकर यह सुनकर चला गया। मेरे पति 10 दिन बाद बेहतर होकर घर आए तो मैं गुमसुम सी थी और उनसे बोली कि मैंने आपसे झूठ बोला था। ऐसा वैसा घर में कुछ नहीं हुआ था। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें। मैंने अपने पति को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर मेरे पति कहने लगे, तुम मेरी वजह से घबरा रही हो, बात मत बदलो। मैं उस नौकर से जरूर सवाल करूंगा और उसे घर से निकाल दूंगा। मुझे अब भी यकीन नहीं होता कि वह इतनी गिरी हुई हरकतें कर सकता है। दुनिया में मुझे तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा उसी पर एतबार था और उसने मेरा मान तोड़ा है। मैं अपने पति की बात पर परेशान होने लगी। वह बहुत बड़ी टेंशन का शिकार थे।
मेरे पति नौकर से बात करना चाहते थे और मुझे डर था कि अगर मेरे पति ने नौकर से बात करने की कोशिश की तो वह उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैंने अपने पति को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे पति ने एक न सुनी। एक रोज मेरे पति ने मुझे शॉपिंग के लिए भेजा। घर से निकलकर मुझे यही ख्याल आने लगा कि पीछे मेरा पति उस नौकर के साथ अकेला होगा। यकीनन वह उसे डांटेगा। यह सोचकर मैं परेशान हो गई और शॉपिंग पर जाने की बजाय वापस घर चली आई। मेरी तवक्को के मुताबिक मेरे पति के कमरे से बोलने की आवाज आ रही थी। मेरे पति गुस्से में थे और उस मुलाजिम पर बरस रहे थे, मगर तब मेरे पति ने जो बात की उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे पति उस नौकर से बोल रहे थे, मैंने तुम्हें कहा भी था कि इन तावीज को एहतियात से अपनी मालकिन के ऊपर से लगाकर बाहर जाकर दफन कर देना। मैंने तावीज औलाद के लिए मंगवाए थे। तुम्हारी मालकिन को कोई बीमारी है, इसलिए मैं उसको यह बताना नहीं चाहता था और चोरी छिपे तुमसे यह काम करवाना चाहता था, लेकिन उसको शायद शक हो गया है। मैं रोती हुई कमरे में दाखिल हुई। इससे पहले मुझे मेरे पति ने यह बताया था कि उन्हें कोई बीमारी है, इसलिए उनकी कोई औलाद नहीं है। लेकिन दरअसल बीमारी मुझे है, जो कि अल्सर की बीमारी है, और इस बीमारी में मेडिसिन के साथ साथ दम की भी जरूरत होती है। इसलिए मेरे पति ने मुझसे मेरी यह बीमारी छुपाई और कभी भी मेरा दिल टूटने नहीं दिया। और वह नौकर रोज व तावीज मेरे जिस्म के ऊपर से गुजार कर बाहर फेंकने जाता था ताकि मेरी बीमारी दूर हो सके। मैं यह हकीकत जानकर बहुत शर्मिंदा हुई और अपने नौकर से माफी मांगने लगी। उसके बाद मैंने डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट करवाई और कुछ अरसे बाद मुझे औलाद की खुशखबरी मिली। अब मैं और मेरा पति अपने इस मुलाजिम के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नए आने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। हर दिन एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी सभी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मेरी खाला ने मुझे शहर बुला लिया कि यहाँ आकर पढ़ाई पूरी कर लूं। मैं खालू के घर रहने लगा, लेकिन मुझे रात को ऐसा लगता कि कोई मेरे साथ सो रहा है, लेकिन मैं सपना समझकर भूल जाता। एक रात मुझे होश आया तो मेरी रूह कांप गई। जब खाला मैं शुरू से ही बड़ा पक्का था। एक बार सो जाता तो उसके बाद शोर शराबा होता या ढोल बजता। मेरी नींद में कभी खलल नहीं आया था। मैं रात को सोता तो सुबह से पहले मेरी आंख नहीं खुलती थी, और सुबह भी तब उठता जब माँ मुझे अच्छी तरह झकझोर कर उठाती थी। शायद यह बेफिक्री का जमाना था। मैंने 10वीं पास की और 11वीं का दाखिला लेने के बारे में सोच रहा था कि एक दिन माँ ने कहा कि गांव में कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं है, इसलिए तुम्हें करीबी शहर जाना पड़ेगा। आज ही तुम्हारी खाला बीना का फोन आया है। उसका पति नौकरी के लिए सऊदी अरब जा चुका है। औलाद उसकी कोई है नहीं, बेचारी अकेली ही रहती है। ऐसा करो, तुम शहर चले जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वहां जाकर बीना को भी साथ मिल जाएगा और मैं भी तुम्हारी तरफ से बेफिक्र हो जाऊंगी। मुझे भी अम्मी की बात ठीक ही लगी थी, इसलिए मैंने ट्रेन पकड़ी और हैदराबाद शहर में पहुंच गया, क्योंकि मैं जानता था कि यहाँ की पढ़ाई ज्यादा महत्व रखती है, और अगर मुझे डिग्री मिली तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी। गांव में लोग अपने बच्चों को जरा देसी स्कूलों में भेजते हैं, इसलिए 17 साल की उम्र में मैंने मैट्रिक पास किया था। मेरे माता पिता दोनों ही कद काठ में ऊंचे और स्वस्थ थे, इसलिए मैं 17 साल की उम्र में भी अपनी उम्र से बड़ा लगता था। 5 साल बाद मैं खाला के पास हैदराबाद गया था। फोन पर ही मैंने खाला से उनके घर का पता पूछ लिया। जैसे ही मैं पूछते पूछते उनके घर पहुंचा तो खाला दरवाजे पर ही खड़ी हो मेरी ही शायद इंतजार कर रही थी। दाएं बाएं गली में देख रही थी। मैंने टैक्सी उनके घर के पास रुकवाई और सामान पकड़े नीचे उतरा। मुझे देखकर वह थोड़ा सा घबराकर पीछे हटी और कहने लगी, कौन हो तुम? हालांकि अजनबी नजरें और हैरत से किया गया सवाल सुनकर मैं बोलने लगा। मैंने कहा, आपका भतीजा और कौन? खाला तो मुझे देखकर हैरत में डूब चुकी थी। कहने लगी, क्या कद काट निकाला है तुमने? मुझे अंदाजा नहीं था। यह कहकर खाला ने मुझे अपने से लगा लिया। मैं शुरू से ही शर्मीली तबीयत का मालिक था, महिलाओं से दूर ही रहता था। मैं तो माँ से भी बस हाथ ही मिलाता था। फिर मैंने खाला की जानिब हाथ ही बढ़ाया था कि वह तो मेरे साथ ही लग गई। मैं 5 साल बाद आया था, इसीलिए खाला की मोहब्बत के सामने कुछ बोल ही नहीं सका। लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह मोहब्बत मुझे इतनी महंगी पड़ने वाली है। खाला मुझसे पीछे हटी तो मेरा चेहरा दोनों हाथों में लेकर मेरे माथे को बोसा देने लगी।
फिर कहने लगी, अंदर आओ। मैंने अपने हाथ से अपनी पेशानी को 4 दफा साफ किया। मुझे इन चीजों से बड़ी घिन आती थी, न जाने क्यों, लेकिन बचपन से ही मैं जरा महिलाओं और उन लड़कियों से दूर ही रहता था। मुझे अपनी विपरीत लिंग में जरा भी दिलचस्पी न थी। मेरा मकसद अच्छी शिक्षा हासिल करना और अच्छी नौकरी करना था, और इसी की पूर्ति के लिए मैं गांव से शहर आया था। मेरी खाला ने खाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ था। मैंने खाना खाया तो सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगा। खाला कहने लगी, मैंने तो खूब सारी बातें करनी है तुमसे। तुम क्या इतनी जल्दी सोने की बातें कर रहे हो? मैंने कहा, खाला, मैं इतना लंबा सफर करके आया हूं, बातें हम कल कर लेंगे। फिर मुझे कल सुबह ही कॉलेज में अपने दाखिले के लिए भी जाना है, इसीलिए मेरी तरफ से तो शुभ रात्रि। मैं शाम को ही पहुंचा था, और खाना खाने के बाद मेरी आंखों में नींद उतरने लगी थी। अपनी खाला का मायूस चेहरा देखकर मैंने अपनी प्यारी नींद को ही तरजीह दी। खाला ने मुझे कमरे की तरफ इशारा करके कहा कि तुम यहां सो जाओ। मैं खामोशी से जाकर सो गया। रात को सोया, सुबह ही उठा, वह भी खाला के झकझोरने पर। एक बार वह कहने लगी, आहान उठ जाओ, तुम्हें कॉलेज जाना है। आहान उठ जाओ, तुम्हें कॉलेज जाना है अपने दाखिले के लिए। एक आवाज मेरे कान में पड़ी तो हड़बड़ाकर उठ बैठा। घड़ी देखी तो 7 का वक्त था। जल्दी जल्दी तैयार हुआ, नाश्ता करके खाला के घर के करीबी कॉलेज में ही दाखिले के लिए अप्लाई किया। मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ था, इसलिए मुझे कॉलेज में भी दाखिला मिल गया। मैंने पढ़ाई का बाकायदा आगाज भी कर दिया। उसके बाद मेरे साथ कुछ अजीब से वाकयात होने लगे। घर आता तो खाला मेरे लिए खाना तैयार रखती। एक रात मैं खाना खाने बैठा तो वह मेरे बराबर में बैठ गई। मेरी जान उस वक्त निकली जब खाला ने अपना हाथ मेरे घुटने से जरा ऊपर रखा तो मैं तो उछल पड़ा। बोला, ये क्या हरकत है? चौंकने पर खाला ने फौरन से पीछे कर लिया। कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने नफी में सिर हिला दिया और मेरा चेहरा देखने लगी। कहने लगी, तुम तो बिल्कुल भाई साहब जैसे निकले हो। यह कहकर उन्होंने फिर मेरे कंधे को सहलाने लगी। मुझे वैसे ही इन चीजों से सख्त चिढ़ थी, न जाने क्यों, लेकिन उस दिन मैं दोपहर का खाना ठीक से खा नहीं पाया था, मगर मैंने सोचा कि खाना है। लेकिन मेरी परेशानी में उस वक्त इजाफा हुआ जब यह सिलसिला जारी होने लगा। एक बार मैं रात को सो रहा था, मुझे लगा जैसे कोई मेरे चेहरे पर अपना हाथ फेर रहा हो। मैं इतनी गहरी नींद में था कि मुझे लगा शायद यह मेरा कोई वहम है। लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुली तो अपना बेड देखकर मेरा खून खौल उठा, क्योंकि मेरे बेड की दूसरी जानिब चादर कुछ बिखरी सी थी। बहरहाल, मैं बुझे दिल के साथ तैयार होकर जैसे ही कमरे से बाहर आया, कमरे से बाहर खाला टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। 7 बजे का वक्त था और मेरी खाला यूं थी जैसे नहा कर आई हो। उनके बाल बिल्कुल भीगे हुए थे, बल्कि बालों से पानी टपक रहा था। मौसम भी सरमा का था। पहले तो मुझे बहुत हैरत हुई कि उन्हें क्या जरूरत पड़ी है सुबह ही सुबह नहाने की, वह भी इतनी सर्दी में। कोई बात ही जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रही थी। मैं नाश्ता करने के लिए बैठा तो चाय मेरे सामने रख दी। मेरी खाला ने मुझे बुला लिया। मैंने 1-2 बिस्किट चाय के साथ खाए और फिर चाय पीने लगा तो खाला कहने लगी, मुझे नहीं पता था तुम सोते हुए इतने प्यारे लगते हो। यह सुनना था कि चाय सीधी जाकर मेरे गले में फंसी और मैं बुरी तरह खांसने लगा। वह जल्दी से मेरे पास आ गई, मेरी कमर पर धीरे धीरे हाथ फेरकर सहलाने लगी। मैं फौरन से खड़ा हो गया। मैंने अपना बैग उठाया और घर से बाहर निकल गया। मुझे याद आने लगा कि जिसे मैं अपना गुमान या खौफ समझ रहा था, वह शायद मेरा सपना नहीं था। मैंने खुद को झटकना चाहा, लेकिन शायद वह सुबह मुझे स्कूल के लिए जगाने आई हो, तब उन्होंने मुझे देखा हो, इसीलिए ऐसा कह दिया हो। ऐसे कैसे हो सकता है? वह मेरी खाला है, मेरी माँ की सगी बहन, मेरी माँ जैसी हैं। मुझे अपनी हालत के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब मैं घर आता, खाला मेरे साथ बैठ जाती, कहती, मुझसे बातें करो, मैं पूरा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। अगर मैं उनके साथ बैठ जाता तो वह बहाने बहाने से मेरा कंधा सहलाने लगती, तो कभी मेरी कमर पर हाथ फेरने लगती। मुझे यह चीजें जितनी बुरी लगती थीं, उतनी ही मेरी खाला यह हरकतें मेरे साथ करती थीं। इसका हल मैंने यह निकाला कि मैं कॉलेज से आते ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए चला जाता और फिर शाम को ही वापस लौटता। मेरी कोशिश होती कि ज्यादा से ज्यादा वक्त बाहर गुजारूं। उन्हीं दिनों मेरी राधिका से दोस्ती हो गई। जहां मैं पढ़ाने जाता था, वह उनकी बड़ी बहन थी, 9वीं क्लास में पढ़ती थी, और मैं उसके छोटे बहन भाइयों को पढ़ाता था, जो कि 5वीं 6ठी कक्षा के छात्र थे। लेकिन जब उसे किसी चीज में मुश्किल पेश आती
तो मैं उसे भी समझा देता। वह काफी बातूनी किस्म की लड़की थी। वह बहुत खूबसूरत और प्यारी थी। मैं ऐसा लड़का तो नहीं था, लेकिन न जाने क्यों वह मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। इसीलिए हमने फोन नंबर का तबादला भी कर लिया था, लेकिन हम लोग बातचीत कभी कभी ही करते थे। ज्यादा बातें मोबाइल पर ही होती थीं। मोबाइल पर मेरे दोस्तों की भी कॉल आती थी। फिर हम लोग पढ़ाई में भी एक दूसरे की मदद मोबाइल से ही करते थे। मोबाइल तो हर एक की जरूरत बन चुका था। लेकिन एक दिन मेरी खाला ने मुझे उससे बात करते हुए देख लिया और मेरा मोबाइल लेकर अपने कमरे में चली गई। मैंने कहा, खाला प्लीज मेरा मोबाइल मुझे वापस करे। लेकिन वह मेरा मोबाइल लिए अपने कमरे में चली गई थी। मजबूरन मुझे उनके कमरे में जाना पड़ा। कहने लगी, मैं हरगिज तुम्हारा यह मोबाइल नहीं दूंगी, बस बहुत। खाला कहने लगी कि मेरे पापा को फोन करेंगी। उन्हें कहेंगी कि आहान पढ़ने की बजाय न जाने किन चक्करों में पड़ गया है, लड़कियों से बातें करता है। मैंने कहा, आपको अम्मी अब्बू को जो कहना है कहती रहें, लेकिन मेरा मोबाइल वापस करें। मुझे अपने दोस्तों से बात करनी होती है। यह कहते हुए मैंने उनका हाथ पकड़ा और उनके हाथ से अपना मोबाइल छीनकर कमरे से बाहर निकल गया। अपनी खाला की हरकतों की वजह से मैं तंग आ चुका था। मेरा दिल चाह रहा था कि यहाँ तो किसी हॉस्टल में दाखिला ले लूं या फिर वापस गांव ही चला जाता हूँ। ये सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। मैं इतनी गहरी नींद में था कि मैंने आज तक नहीं देखा था कि कौन मेरे साथ रात भर मेरे चेहरे और गर्दन पर हाथ फेरता रहता है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने यूनिफॉर्म पहना। जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, मेरी खाला बड़े ही अच्छे मूड में थीं। फिर आज भी उनके बाल गीले देखकर मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे यही लगने लगा कि न जाने रात को मेरे साथ क्या करती हैं, क्योंकि मेरी शर्ट के 2 बटन भी खुले होते थे। मेरा दिल तब से ही बेचैन था। आज फिर खाला मुझे देखकर मुस्कुराई, लेकिन मेरा दिल धक से रह गया। मैं नाश्ता के बिना ही घर से जाने लगा तो कहने लगी, आहान नाश्ता तो करो। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती। मैं रात को गुस्से में थी। मैं दोबारा मोबाइल नहीं छीनूंगी, लेकिन बाद में सोचा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं जानती हूँ कि आजकल बच्चों की पढ़ाई मोबाइल के बिना पूरी नहीं होती। बस मुझे इस बात पर गुस्सा था कि तुम मेरे पास बैठकर बात ही नहीं करते। मैंने कहा, खाला, आप खालू से बात कर लिया करें। मेरा यह कहना था कि खाला की रंगत उड़ गई। उनके चेहरे पर नागुवारी सी छाई हुई थी और यह देखकर मुझे हैरत भी हुई। खाला उनके नाम पर ऐसा तासुर क्यों दे रही थीं? कहने लगी, उसके पास मेरे लिए वक्त ही कम होता है। वह यह कहकर अपने कमरे में चली गईं। उस दिन मेरी माँ का भी फोन आ गया। कहने लगी कि तुम क्यों अपनी खाला के पास बैठकर बातें नहीं करते। आज वह फोन पर रो रही थीं। कह रही थीं कि आहान पूरा पूरा दिन घर से बाहर रहता है। अपनी अम्मी से क्या कहता कि खाला की हरकतें बड़ी अजीब हैं। मैं उन्हें अपनी माँ जैसा समझता हूँ, लेकिन मैं क्या कहता अम्मी से। ये तो मुझे उनके बारे में शक होने लगा था। मैं जानता था कि मेरी वालिदा शायद मुझे ही झूठा समझती, इसीलिए मेरा दिमाग चकरा कर रह गया। जब मेरी वालिदा ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मैं सोच भी नहीं सकता था। कहने लगी, तुम्हारी खाला के हम पर बहुत एहसान है। वह मेरी सगी बहन नहीं, लेकिन फिर भी जब उसके हालात अच्छे थे और तुम्हारे पापा की नौकरी नहीं थी, उसने हमारी बड़ी माली मदद की है। यह सुनना था कि मेरा मोबाइल गिरते गिरते बचा। मैंने कहा, इस बात का मतलब है माँ, खाला आपकी सगी बहन नहीं है। वह कहने लगी, नहीं, तुम्हारी खाला मेरी चचेरी बहन है, लेकिन चाची खाला के बचपन में ही इंतकाल कर गई थी, इसलिए खाला छोटी थी और हमारे घर में रह रही थी। ये सब सुनकर मेरा दिमाग खराब होने लगा। यानी कि मैं अपनी मुंह बोली खाला के साथ रह रहा था। रात को वह न जाने मेरे साथ क्या करती थी। वह मेरी सगी खाला नहीं थी, न ही मेरी माँ की सगी बहन। अब तो मुझे उनके किरदार पर शक होने लगा था। मैंने आज तक उसे उसके शौहर से बात करते नहीं देखा था, बल्कि शौहर के नाम पर तो उसके चेहरे के तासुरात ही बिगड़ने लगते थे। और जिस तरह आज मुझे यह लगा था कि मेरे साथ कुछ नाजेबा सी हरकतें हुई हैं। सुबह मेरी वही मुंहबोली खाला नहाई तो मैंने माँ को फोन कर दिया। मजीद कुछ सुनने की मुझमें हिम्मत न थी। रात को मुझे बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था, वरना तो मैं लेटते ही फौरन सो जाता था। मैं रात भर करवट बदलता रह गया, मगर मुझे नींद नहीं आई। न जाने रात का कौन सा पहर था जब मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरा दिल धक से रह गया। मैंने फौरन से अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ था, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला है और बंद भी हुआ है। इसके बाद मुझे लगा कि जैसे कोई मेरे बराबर में लेट गया है।
इस एहसास ने तो मुझे जीते जी मार डाला। मैं ऐसे ही अपनी आंखें खोलूं तो मेरी खाला मेरे बराबर में लेटी थी। मैं उठकर बैठा। वह कुछ बौखला सी गईं। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं यूं उठकर बैठ जाऊंगा। मैंने कहा, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? कहने लगी, मुझे डर लग रहा था, अपने कमरे में बड़ा खौफ आता है। मैंने कहा, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे कमरे में आ जाएं और मेरे बराबर में आके लेट जाएं। मैं उठकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, पहले भी आप मेरे कमरे में आती रही हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो कुछ मेरे साथ करती रही हैं, वह मैं जानता हूं। यह सुनना था कि वह बौखलाईं और फौरन खड़ी हो गईं। इसके बाद उन्होंने जो बात मुझसे कही, वह मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। कहने लगी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुम्हारी सगी खाला भी नहीं हूं। ऐसा करो तुम मेरे साथ। अभी उन्होंने यह बात पूरी भी नहीं की थी कि मैंने फौरन उन्हें चुप करवा दिया। मैंने कहा, बस एक लफ्ज भी इससे ज्यादा नहीं। आपको शर्म नहीं आती? मैं कमरे से बाहर निकल गया और फौरन से छत पर चला गया। मुझे उस औरत पर भी भरोसा नहीं था। न जाने वह नींद में मेरे साथ क्या करती थी। मैं उसे अपनी माँ का दर्जा देता रहा। ये समझता रहा कि वह मेरी सगी खाला है। मुझे सर्दी के मौसम से घुटन का एहसास हो रहा था। मेरा दिल चाहा बस जल्दी से सुबह हो जाए और मैं यहाँ से चला जाऊं। मैं अभी यह सोच रहा था जब मेरी खाला सहन में आई। फिर उन्होंने धीरे से मेन गेट खोला। मैं छत पर खड़ा हुआ था। मुझे साफ नजर आ रहा था। जैसे ही मेन गेट का दरवाजा खुला, जो शख्स अंदर दाखिल हुआ, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वह शख्स खाला का शौहर था। मैं हैरान रह गया कि अगर यह हैदराबाद में था तो फिर खाला ने झूठ क्यों बोला कि वह सऊदी अरब में है। वह शख्स गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। खाला से कहने लगा, तुमसे एक काम ना हो सका। जानती हो ना, तुम्हारी आहान से शादी होना कितना जरूरी है। वह कहने लगी कि मैंने उससे कहा था, लेकिन वह घर से चला गया। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो यह सब सुनकर दंग रह गया था। यह कैसा शौहर था मेरी खाला का, जो उससे इस तरह की बातें कर रहा था। तो वह कहने लगा, फोन करो उसे और वापस बुलाओ, और हर हाल में चंद दिनों में उससे शादी करो, नहीं तो उस पर बदकारी का झूठा इल्जाम लगा दो। कुछ भी करो, लेकिन कहीं से भी उसे वापस लाओ। यह कहकर वह शख्स खाला के कमरे में चला गया और मेरी खाला मेरे कमरे में चली गई। जिस घर में मैं रहता था, वहां पर बस 2 ही कमरे थे। कुछ देर मैं सब सोच सोच कर परेशान होता रहा कि यह सब क्या माजरा है। खाला का शौहर तो सऊदी अरब नहीं था। ये सब क्या हो रहा था? फिर उन्होंने झूठ क्यों बोला और उनका शौहर किस किस्म का मर्द था जो खुद अपनी बीवी की शादी मुझसे करवाना चाहता? मैंने छत पर नजर दौड़ाई। एक छोटा सा स्टोर छत पर बना हुआ था। मैंने उसका दरवाजा खोला और वहां रखी टूटी फूटी चारपाई पर लेट गया। जैसे तैसे मुझे रात तो गुजारनी ही थी, जाने कब और कैसे। लेकिन मुझे नींद आने लगी और मैं नींद की वादियों में खो गया। सुबह की रोशनी और चिड़ियों की आवाजों से मेरी आंख खुली और मैं यह सोच ही रहा था कि खाला और उसके शौहर के उठने से पहले घर से निकल जाऊंगा। जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतरा, उसी वक्त खाला के कमरे का दरवाजा खुला तो खाला का शौहर मुझे देख चुका था। इससे पहले कि मैं गेट की तरफ जाता, उसने मुझे पकड़ लिया। कहने लगा, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैंने कहा, किस किस्म के इंसान हैं आप? होश में हैं कि क्या कह रहे हैं? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लें। मैं किसी कीमत पर भी खाला से शादी नहीं करूंगा। मेरा बुलंद लहजा सुनकर खाला भी बाहर आ गईं। मुझे देखकर हैरान तो वह भी हो गई थीं। उनका शौहर कहने लगा, ये छत पर जाकर छिप गया था। शुक्र करो कि कहीं भागा नहीं, वरना हमारे हाथ से ये चांस भी चला जाता। कहने लगा, इसे अभी कमरे में बंद कर देता हूं और शादी की तैयारी करता हूं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, आप मेरी शादी जबरदस्ती नहीं कर सकते। मेरा यह कहना था कि मेरी खाला हाथ जोड़कर मेरे सामने रोने लगी कि खुदा के लिए इनकार मत करो, तुम्हारी वजह से मेरा घर बच जाएगा। मैंने कहा, आपका दिमाग तो ठीक है। आप मुझसे उम्र में कितनी बड़ी हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। और आप तो पहले से ही शादीशुदा हैं। इस तरह हमारी शादी नहीं हो सकती। और दूसरा यही कि क्या यह आपका शौहर है? इतना बेगैरत इंसान है यह। ये सुनना था कि खाला का शौहर मुझे घूरने लगा। खाला कहने लगी कि तुम्हारे खालू के साथ मेरे आए दिन झगड़े होने लगे थे क्योंकि हमारे घर कोई औलाद न थी और मैं अपनी औलाद के लिए इलाज करवाना चाहती थी, लेकिन यह मानते नहीं थे। इसीलिए हमारे झगड़े खतरनाक हद तक बढ़ गए और एक दिन उन्होंने मुझे तलाक दे दी। लेकिन हमने यह बात किसी को नहीं बताई। उन्हें जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो तलाक हो चुकी थी।
लेकिन हम लोग गुनाह की जिंदगी नहीं जीना चाहते थे। इसीलिए मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि तुम छोटे हो, मेरी बातों में आ जाओगे और मैं डरा धमकाकर तुमसे शादी कर लूंगी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान परेशान रह गया। भला यह कौन सा तरीका था? मैंने कहा कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी। मेरी खाला कहने लगी कि यह बस नकली शादी होगी। मैंने कहा, मैं कैसे मान लूं? आप तो बिना शादी के न जाने मेरे साथ क्या क्या करती रही हैं। कहने लगीं, वह मैं नहीं बल्कि तुम्हारे खालू थे। मैं तो बस तुम्हें शक में डालना चाहती थी, ताकि तुम्हें यह लगे कि शायद मैं तुम्हारे साथ गुनाह कर रही हूं, और फिर मैं धमकाकर तुमसे शादी करती। लेकिन अब तो तुम सच जान गए हो ना? मैं शादी के लिए तैयार हो गया, क्योंकि यह वाकई सिर्फ लफ्ज ही थे। आधे घंटे की कार्रवाई थी, और पहले शादी हुई और फिर तलाक हो गई। खालू कहने लगे कि अगर तुम चाहो तो हॉस्टल में जाकर रह सकते हो। मैंने अपना सामान उठाया और हॉस्टल चला गया। लेकिन मुझे फिर भी अफसोस था। ऐसा कदम उठाया ही क्यों जाता है जिसके बाद पछतावा हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? उम्मीद है कि आपको आज की हमारी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी कर दें। और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ।